अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान फारूक और आप देख रहे हैं सुफियान माइल्स एंड मनी। तो जनाब, आज हम लेके आए हैं आपके साथ एक नई सीरीज़ जो कि है पाकिस्तानी टैक्सेशन के ऊपर। हम जनाब ये नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तानी टैक्स के ऊपर, जो कि ज़ीरो से लेकर कंप्लायंस तक तमाम चीज़ों को कवर करेगी। तो ये आज का हमारा एक नया टॉपिक है, ये नई सीरीज़ है। इसके आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स जो हैं वो मिलते जाएंगे। ठीक है। इसमें हम मैंने टैक्सेशन की हिस्ट्री जो है, जब मैं यूएई का वैट पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने टैक्सेशन की एक प्रॉपर हिस्ट्री जो थी ना वो डिटेल में बताई थी कि टैक्सेशन होते क्या हैं। ठीक है, टैक्सेशन क्यों ज़रूरी होते हैं, कंट्रीज़ क्यों लगाते हैं टैक्सेशन। तो एक छोटा सा मैं जो है ना ओवरव्यू यहाँ पे आपके साथ जो है ना वो शेयर करता चलूँ कि टैक्सेशन जो होता है ना वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट आप पे जो एक्सपेंसेस करती है, जो कंट्री के ऊपर एक्सपेंसेस करती है, तो उसके लिए उसको रेवेन्यू चाहिए होता है। ठीक है, रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, जो भी करती है। ठीक है, मैं रादर दैन किसी पॉलिटिकल थिंग्स इन चीज़ों से निकल के हट के आप अगर देखें तो टैक्सेशन उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। टैक्सेशन बेसिकली हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, ताकि हमें हमें उस कंट्री जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं उसके निज़ाम को चलाने के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होती है वो हमें आते हैं टैक्सेशन की सूरत में। तो टैक्सेशन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पाकिस्तानी टैक्सेशन तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये आज की सीरीज़ जो है ना वो शुरू की है और हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आज का हमारा पहला लेक्चर जो होगा वो फ्रेमवर्क और फर्स्ट कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा सा आपको नाउ हाउ देगा टैक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे और आगे मज़ीद जाते जाएंगे और कम्प्लेक्स इसको थोड़ा बहुत करते जाएंगे। तो जहाँ पे आपको ना समझ आए आप हमें कमेंट्स में, आप हमें ईमेल के ज़रिए, आप हमें किसी भी तरीके से जो है वो हमसे कनेक्ट कर लीजिए। हम आपकी क्वेरीज जो हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जनाब, हम ये जो सीरीज़ आपके लिए बना रहे हैं इस पर काफ़ी टाइम और वक्त और ये चीज़ें होती हैं, तो कोशिश कीजिए कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारा ये पेपाल का लिंक है जो कि आपको चैनल मेन पेज के ऊपर भी मिल जाएगा। हमारा दूसरा चैनल सुफियान फारूक व्लॉग्स है और यहाँ पे सुफियान फारूक माइल्स एंड मनी है। ठीक है, तो माइल्स एंड मनी में हम आपको सिर्फ लेक्चर बता रहे हैं और दूसरे में हम आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं या पेपाल भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट दे दिया है और इसके अलावा आपको दोनों चैनल्स पे मेन पेज पे मिल जाएगा आपको इसका लिंक। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट आप हमें ऐसे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम यहाँ हैं किस लिए। पहला चीज़ ये लिखी गई है, फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट टू टैक्सेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट तक आपको लेके चलते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि जनाब जो बुक प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो ट्रू एंड फेयर वैल्यू जो आपको मिलती है, जो आप बुक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, वो आपको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद आते हैं टैक्स लॉज रिक्वायर्ड टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जो टैक्स लॉज होते हैं उनको क्या चाहिए होती है, उनको चाहिए होती है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, और एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ओके, तो ब्रिज क्या है, वही इसके दरमियान ब्रिज क्या है, हम क्या करते हैं, हम बुक्स को एडजस्ट करते हैं तो अराइव होते हैं टैक्सेबल इनकम से। ठीक है, तो हम ये जो अपना पहला शुरू कर रहे हैं ना, ये हम सारा शुरू कर रहे हैं इनकम टैक्स से, क्योंकि सबसे बड़ा जो पिलर है ना पाकिस्तानी टैक्सेशन का वो इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स से हम शुरू करेंगे, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स जो है ना वो स्टार्ट का है, उससे आप बेसिक से कॉम्प्लेक्स तक जाते हैं, आपको ज़्यादा जो है ना वो अंडरस्टैंडेबिलिटी मिलती है, बजाय इसके कि मैं किसी दूसरा मैं बहुत डिटेल की तरफ जाऊं। नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बिल्कुल नाउ हाउ तो आप रखते ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी नाउ हाउ के साथ हम जो है ना इसको लेके चल रहे हैं सबसे पहले इनकम टैक्स को। ठीक है, इसके मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं अपना बुक प्रॉफिट को और हमें मिलती है टैक्सेबल इनकम। उसकी एग्जांपल क्या लेंगे कि जैसे आपकी एक कंपनी है, ठीक है, उस पे ऊपर आपने 1 मिलियन जो है ना वो प्रॉफिट कमाया। ठीक है, बट और उसमें से आपने पे किया है, आपने 50,000 का ट्रैफिक फाइन पे किया है। अब अकाउंटिंग में इट्स एन एक्सपेंस कि ये एक्सपेंस है, लेकिन टैक्स का लॉ जो है वो इसको डिसअलाउ करता है। तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट जो उस लॉ के मुताबिक है वो 1,50,000 होगा। तो ये एग्जांपल दिया, मतलब आप समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग और इसमें डिफरेंस होता है, टैक्स लॉ टैक्स की इनकम जो है उसमें डिफरेंस होता है और ब्रिज हमें बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा,
तो रूल बुक जो इन सारी चीज़ों के लिए, जो इनकम टैक्स की जो प्रॉपर, जो इतना भी हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, जितना भी हम इनकम टैक्स देखेंगे, उसके लिए जो टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, ये प्राइमरी जो है ना वो लॉ है इनकम टैक्स ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, तो इस पूरी बुक के अंदर वो लॉ है जो हमें बताता है। उसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है इसको? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर जो है ना, जिस एफबीआर, अब एफबीआर का नाम जो है ना वो वैसे ही हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा डरावनी शक्ल में वो जो है ना वो लिया जाता है। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है वो इस टैक्सेशन को देखती है और इस टैक्स ऑर्डिनेंस का जो लॉ है उसके अंदर देखती है। ये डिफाइन करता है हर चीज़ को कि इनकम है क्या, हु इज टैक्स्ड, टैक्स किसको करना चाहिए, और हाउ मच टू पे, कि पे कितना करना चाहिए। अब की टेक अवे इसमें से क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ दिस सीरीज, कि इस सीरीज की ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, विच रेफर टू इट्स कॉन्सेप्ट एंड सेक्शन। जो इसके कॉन्सेप्ट्स, अब इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सेक्शन क्या है, वो लॉ के वो पार्ट हैं। ठीक है, कि फलां सेक्शन फलां चीज़ पे लगेगा, फलां सेक्शन फलां चीज़ पे लगेगा। तो सेक्शंस और ये सारा कुछ जो है ना वो आपका कहाँ आता है? आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो बुक है, जो रूल बुक है, उसके अंदर ये सारी डिटेल आती है। हम आपको समराइज्ड करके देते हैं। बुक में देखेंगे आपको बड़ा एक्सटेंसिव नॉलेज होता है, तो समटाइम आपको एक चाहिए होता है एक पैटर्न के जो आप थोड़ा समझ सकें, अपनी ज़ुबान में बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके लिए हमने आपके लिए ये लेक्चर सीरीज शुरू की है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो जो है वो लॉ है, और उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है कौन? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। ठीक है, तो ये आपको डिटेल बताता है कितनी किसकी इनकम है, वो इनकम है क्या, उस पर कितना टैक्स होना चाहिए और कितना पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमें बताता है। अच्छा, हु इज टैक्स्ड? ठीक है, अब टैक्स लगना किस पे चाहिए? द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। इसमें अब जो पर्सन की डेफिनेशन है हम उसको देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ टैक्स, टैक्स के टर्म्स में अ पर्सन, पर्सन खाली इंडिविजुअल, यानी मैं या आप अकेले जो इंडिविजुअल हैं वो ही खाली जो है ना वो उसके मुताबिक पर्सन नहीं है। ठीक है, टैक्स की जो डेफिनेशन है ना उसके उसमें टैक्स हर, देखें अब नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है ये बना के, एन इंडिविजुअल, कोई भी सेल्समैन है, शॉप ओनर है, बकर है, नसर है, कोई भी है, तो वो जो है वो इसके लिहाज से पर्सन में गिना जाएगा। अब कंपनी, कंपनी जो है वो अपने ओनर से डिफरेंट होती है। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड जो भी होगी, प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी होगी। ठीक है, उसके अलावा पर्सन कौन होगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। एक ट्रस्ट है, अब कोई भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट भी जो है वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा। हम चार लोगों ने मिलकर एक आदमी ने मिलकर एक ट्रस्ट बना दिया, तो ट्रस्ट डेफिनेटली उसमें भी कुछ इनकम, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जिनको डिफाइन करना होगा, तो ट्रस्ट भी एक पर्सन में आएगा। तो पर्सन में इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी या ट्रस्ट, ये सारा कुछ एक पर्सन में आएगा। अच्छा, वाई इट मैटर्स, ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि द टैक्स रेट एंड रूल्स कैन बी डिफरेंट फॉर ईच टाइप। अब हर एक जो पर्सन होता है ना उसके लिए रूल, उसके लिए टैक्स रेट डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए पर्सन को समझना ज़रूरी है कि पर्सन चीज़ क्या होता है। खाली एक, आप ये नहीं है कि आप समझे नहीं नहीं खाली जो है वो एक आदमी या एक बंदा है या एक जाहिद है, बकर है, उस पर आपका ये जो है ना वो टैक्स लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कंपनी पे भी होता है, एसोसिएशन पर्सन पे भी होता है और ट्रस्ट पे भी होता है। तो आपको ये थोड़ी सी पर्सन की जो है ना वो अपनी मैंटेलिटी को, अब जो लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम इस टैक्स को सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो टैक्स को थोड़ा सा समझना है आपने कि पर्सन क्या चीज़ होती है। तो पर्सन कोई भी चीज़ है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अर्निंग वाला जो है वो तकरीबन पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आता है। फिर इसका एक टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, हर जो टैक्स है, टैक्स के अंदर स्पेशली क्योंकि अब इनकम टैक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम इनकम टैक्स की ही जुरिडिक्शन में रहेंगे। इनकम टैक्स का जो है वो टाइम फ्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि वो जब मर्जी किया, जब दिल किया, वो गवर्नमेंट का भी दिल किया और लोगों का भी दिल किया वो टैक्स लगा लिया और टैक्स दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है जिसे कि टैक्स ईयर कहते हैं। ठीक है, तो टैक्स ईयर जो है ना ये बेसिकली 12 मंथ का एक पीरियड होता है इन विच, जिसमें इनकम कैलकुलेट की जाती है और टैक्स की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई 6 महीने का दे रहा है, कोई 8 महीने का दे रहा है, इसमें एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपना एक चीज़ों को सेम पेज ऑफ अर्निंग, सेम पेज ऑफ लाइन पे रखने के लिए एक पीरियड, एक टाइम फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम फ्रेम के कोई भी चीज़, क्योंकि टाइम इज़ मनी,
आपने ही सुना हुआ। तो टाइम के ही लिहाज से इसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारी चीज़ें एक जैसी रहें, वरना आपका वर्किंग बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एफबीआर के लिए भी इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी इसको कंट्रोल करना। तो इसको हर एक को एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में लाने के लिए इसका एक टाइम एडजस्ट किया जाता है, और पूरी दुनिया में किया जाता है। इनकम टैक्स जो है वो 12 मंथ के पीरियड पे ही कैलकुलेट होता है। अच्छा, नॉर्मली जो है वो टैक्स ईयर जो है ना वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे टैक्स ईयर 2024 इज फ्रॉम 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024। और अभी जिस टाइम पे हम ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये जनाब 2025 भी क्रॉस कर चुका हुआ है। अब जो है ना वो यानी कह लें कि ये था, देखें, ये टैक्स ईयर 2024 था जो 23 से 24 तक चला। अब 24 से 25 तक चला टैक्स ईयर 25। अब 25 से 26 तक शुरू हुआ हुआ है, यानी ये टैक्स ईयर 26 चल रहा है। अच्छा जी, स्पेशल टैक्स ईयर, अ 12 मंथ्स पीरियड एंडिंग ऑन डेट अदर देन 30 जून अप्रूव्ड बाय एफबीआर। अच्छा, 12 महीने से ज़्यादा का अगर पीरियड होगा या उसकी डेट अदर देन 30 जून होगी तो ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस में कुछ ना कुछ रीज़न हो सकती है, शायद आपने नई कंपनी बनाई हो, ठीक है, शायद आपने कोई कंपनी चेंज की हो, उसकी हालत चेंज की हो, कभी ये 1 साल से कम भी हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके स्पेशल जो है ना अप्रूवल देते हैं, एफबीआर देता है। ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसका अप्रूवल देता है। हाँ ठीक है, हम आपको अप्रूव कर रहे हैं, आप इतने टाइम पे अपना जो है ना वो टैक्स ईयर एडजस्ट कर रहे हैं, या इतने टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप जाहिर सी बात है अपने नई कंपनी में आई और 3 महीने थे टैक्स पीरियड खत्म होने में, तो हो सकता है वो आपका पहला टैक्स ईयर जो है वो 15 महीने का कर दे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो टैक्स ईयर की को बढ़ा या कम कर सकती हैं, और लेकिन इसके लिए एफबीआर का स्पेशल अप्रूवल लगता है। और आई थिंक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है जो है ना वो देता है, लेकिन इस पर मजीद कौन क्या देता है क्या करता है उस पर आगे मजीद हम पढ़ेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल इनसाइट क्या है, मोस्ट इंडिविजुअल एंड बिजनेस फॉलो द नॉर्मल टैक्स ईयर। तो जो मैं बात पीछे कर रहा था कि मोस्टली जो है वो बिजनेस और इंडिविजुअल जो है वो इसी टैक्स ईयर को, यानी 1 जुलाई से 30 जून तक का जो टैक्स पीरियड होता है इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, वेयर यू लिव डिटर्मिन्स व्हाट यू पे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान में स्पेशली ये चीज़ समझने वाली है, स्पेशली वो लोग जो बाहर हैं और उन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले मतलब क्या है कि आप कहाँ पे रहते हैं ये डिटरमिन करता है कि आपको क्या पे करना है। ठीक है, अब रेजिडेंट पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन वर्ल्ड वाइड इनकम। रेजिडेंट पर्सन क्या होता है वो नीचे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड जो इसकी इनकम होती है ना फ्रॉम पाकिस्तान या उसको बाहर से आ रही है, तो उस सारी पे वो टैक्स पे करने का लाइबल होता है। अच्छा, नॉन नॉन रेजिडेंट पर्सन जो रिहायशी पर्सन नहीं होता, नॉन रेजिडेंट होता है, ठीक है, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं है, वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट है, लाइबल टू पे टैक्स ओनली देयर पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम। तो उनके ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना उसके ऊपर ही उसको टैक्स पे करना होता है। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने डबल टैक्सेशन रूल का नाम सुना होगा। वो डबल टैक्सेशन जो है वो इस चीज़ से लिंक करती है कि आप एक जुरिस्डिक्शन में भी पे, आप देखें यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे नजर आएगा। लेट सपोज आप सोचें कि आप एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं जो किसी बाहर कंट्री में रह रहे हैं, आप कुछ इनकम आप पाकिस्तान से ड्राइव कर रहे हैं, उस पर आपको इनकम टैक्स लग रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो रेजिडेंट पर्सन होगा वो बाहर की इनकम में भी देगा और यहाँ की इनकम में भी देगा। तो वो अगर लेट सपोज यूएई के अंदर बैठा है तो पाकिस्तान के अंदर से जो इनकम ले रहा है उसकी भी यूएई में उसका, अगर यूएई में टैक्स है, इट्स ओनली एग्जाम्पल कि आपको समझाने के लिए कि उस पर भी टैक्स देगा, और जो उसकी इनकम यूएई से आ रही है और पाकिस्तान दोनों पर टैक्स देगा, और पाकिस्तानी इनकम में भी टैक्स देगा। तो इन चीज़ों के लिए वो डबल टैक्सेशन को कम करने के लिए वो कुछ रूल बनाए गए हैं जिससे वो एक दूसरे को नेट ऑफ करके कुछ खत्म होते हैं और एक ही साइड की इनकम पे की जाती है। तो वो आगे मजीद जब कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। अच्छा, इसको डिटर्मिन करने के लिए फॉर इंडिविजुअल्स, ठीक है, स्टे इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर, यानी रेजिडेंट होने के लिए, पाकिस्तान का रेजिडेंट होने के लिए आपको 183 और मोर डेज के लिए पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट हो। इवन आप अगर 182 डेज के लिए पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट रहे हैं तब भी आप नॉन रेजिडेंट होंगे, आप रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, 6 महीने, एक कितने 6 महीने, 180 दिन, अगर आप 6 महीने पाकिस्तान में रहे हैं तब भी आप रेजिडेंट हैं। आप 6 महीने से यानी ये दिनों का हिसाब है, ये महीनों का हिसाब नहीं होगा। सो आप अगर 182 डेज रह के चले जाते हैं तो आप पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, आप नॉन रेजिडेंट होंगे। हाँ, अगर आप 183 डेज से ज़्यादा कहलाएंगे, ठीक है, करेंगे या 183 या 183 से अबाव, तो आप पाकिस्तान में टैक्स रेजिडेंट कहलाएंगे।
ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था टैक्स रेजिडेंट का। अच्छा, हु इज टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट लिया किन लोगों से जाता है, तो वो कहता है द 5 हेड्स ऑफ इनकम, ऑल इनकम इज कैटेगराइज्ड इनटू वन ऑफ दीज 5 हेड्स। ठीक है, सबसे पहले सैलरी इनकम, ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर कैपिटल गेन्स, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स होते हैं जिनसे इनकम जनरेट होती है। वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकता है, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है, वो आप कोई चीज़, कोई एसेट, कोई सेल कर रहे हैं तो उससे आपको जो कैपिटल गेन हुआ है, फ़ायदा हुआ है, वो इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और बाकी जितनी भी किस्म की इनकम आप ड्राइव करेंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही शामिल होगी। यहाँ देखिए, ये स्पेसिफिक है, सैलरी से ही आनी है, ये स्पेसिफिक है, ये प्रॉपर्टी से ही आनी है, ये स्पेसिफिक है, ये बिजनेस से ही आनी है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है, ये कैपिटल गेन से ही आनी है। तो अब ये स्पेसिफिक हो गया। अब कुछ ऐसी तरह की इनकम कोई आ जाती है जो आपकी डिफरेंट होती है, ठीक है, जो आपकी किसी और रीज़न, किसी और तरीके से आ जाती है, तो वो इनकम ऑफ अदर सोर्स में जाएगी। ठीक है, द प्रोसेस, वी विल कैलकुलेट इनकम अंडर ईच रेलिवेंट हेड देन ऐड देम अप टू फाइंड द टोटल इनकम। तो हम इन पांचों कैटेगरीज में जो जहाँ पे आता है उसको इस हिसाब से उसमें डालेंगे, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर, उसके ऊपर सॉरी इकट्ठा इन सबको कैलकुलेट करके फिर हम जो है ना वो टोटल इन सब का टोटल करेंगे, तो हमें टोटल इनकम जो है वो अपनी मिलेगी। तो 5 हेड कौन से हैं? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये टोटल ऐड अप होके हमारा टोटल इनकम बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कहता है लेट्स अप्लाई दिस अ सिंपल सैलरीड केस। तो इसमें एक सिंपल सा सैलरीड का केस है, उस पर अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज कहते हैं नेम, हमने वैसे ही रखा, हमारे अहमद भाई होते हैं, हम उनके नाम पे रख लेते हैं समटाइम। तो अहमद जो है उनका नाम है, वो स्टेटस क्या है, वो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब रेजिडेंट के ऊपर मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि 183 और मोर डेज पाकिस्तान के अंदर वो प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, कौन से टैक्स ईयर 2024 के दौरान। तो उनकी एनुअल सैलरी है 1.2 मिलियन, 1200,000, 1200,000, यानी 12 लाख उनकी जो है ना वो सैलरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अहमद टैक्स लाइबिलिटी। तो अहमद की टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? ये सिंपल रूल है, कोई डायरेक्टली हम उस पर नहीं जा रहे, हम बिल्कुल बेसिक्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आप टैक्स को समझ सकें। तो इसका स्टेप 1 होगा नो द टैक्स रेट फॉर द ईयर 2024। तो हम ये टैक्स रेट, अब जब हर साल हमारा जो है वो नया टैक्स का रेट आता है, ठीक है, वो नया अपडेट आता है, ठीक है, हर साल गवर्नमेंट देती है, वो हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे कि वो क्या होता है। लेकिन आपके जानने के लिए बस अभी सिंपली ये समझ लें कि हर साल गवर्नमेंट अपने टैक्स के जो रेट होते हैं उनको अपडेट करती है, सेम रखती है, चेंज करती है, कम करती है, ज़्यादा करती है। तो ईच ईयर पे नया फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंस एक्ट आता है, उसके तहत आपके रेट चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पज, समझाने के लिए है, ये रेट नहीं है कंफर्म, समझाने के लिए है सिर्फ। ठीक है, फॉर रेजिडेंट देयर इज अ प्रोग्रेसिव रेट। अच्छा, जहाँ पे अब वो कहता है कि वेयर वेयर टैक्सेबल सैलरी लेस देन 600,000, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 0%, यानी 6 लाख तक आपको 0% देना पड़ेगा। अच्छा, वेयर टैक्सेबल सैलरी एक्सीड बाय 600, तो अच्छा जहाँ पे 6 लाख से सैलरी एक्सीड हुई तो आपको 2.5 to 35% ऑन एक्सीडिंग अमाउंट। अब ऐसा नहीं है, अब इस चीज़ को समझें, देखें उसकी सैलरी कितनी थी, पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया 12 लाख सैलरी थी, 12 लाख में से 6 लाख पे 0% टैक्स होगा, कोई टैक्स होगा ही नहीं। अब अगला जो टैक्स हमारा शुरू होगा वो 6 लाख से ऊपर पे होगा, वो 1 रुपया है, वो 10 रुपया है, वो 50 रुपया है, वो 5 लाख है, वो 10 लाख है। अब 6 लाख तक तो खत्म, निकाल दें उसको, ठीक है, 12 लाख में से 6 लाख माइनस हो जाएगा। अब बाकी जो 6 लाख है उसके ऊपर होगी। तो इसको सिंप्लीफाइड एग्जांपल मैंने नीचे दिया है, फर्स्ट 600 टैक्स फ्री, ठीक है, नेक्स्ट जो 600 होगा उस पे आप जनाब एट द रेट ऑफ, आप लेट सपोज कर लें कि आप ना 5% पे लगाते हैं, ठीक है। तो देखें टोटल सैलरी 12,000, सब्ट्रैक्ट टैक्स फ्री थ्रेशोल्ड 6 लाख माइनस कर दिया, टैक्सेबल इनकम कितनी बची? 6 लाख की।
6 लाख पे अगर आप 5% लेंगे तो 30,000 है। अब अहमद की जो टोटल लाइबिलिटी वो ईयर एंड 2024 पे निकलेगी, वो 30,000 होगी। ठीक है, दोबारा दोबारा समझ लें कि सैलरी थी 12 लाख, उसमें से 6 लाख हमने कर दिया माइनस, जिस पे जीरो लगना था। 6 लाख से ऊपर जो टैक्सेबल इनकम बची वो फिर 6 लाख ही है। ये 11 लाख होगी तो ये 5 लाख हो जाएगी, तो ये कंफ्यूज नहीं होना 6 लाख से। तो उस 6 लाख पे 5% जो लगाएंगे तो 30,000 जो है ना वो आपकी अहमद की टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी। ठीक है, समझ आ गई? नहीं समझ आई मैसेज कर दें, ईमेल कर दें, कमेंट डाल दें, दोबारा समझा देंगे। लेकिन बड़े ध्यान से समझें, पाकिस्तानी टैक्स से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोड़ दें। ठीक है, आपको ये करना ही करना है, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें ताकि आप मजीद इसको समझ सकें। अब हाउ इट इज एक्चुअली पेड विद होल्डिंग टैक्स। अब यहाँ पे वो ना विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट देने के लिए ना आपसे सवाल पूछ रहा है कि हाउ इट विल एक्चुअली पेड, ये एक्चुअली पे कैसे होगा। तो अहमद डजंट पे दिस 30,000 इन वन गो। अहमद को ऐसा नहीं है कि ये 30,000 एक ही दफ़ा पे कर देना है। क्या करता है उसका एम्प्लॉयर जो है ना वो टैक्स वो डिटेक्ट करता है इट एट सोर्स। अब सोर्स क्या है, सोर्स सैलरी है ना, तो वो सोर्स पे ही वो जो है ना एवरी मंथ फर्स्ट ऑफ हिज सैलरी, दिस इज कॉल्ड विद होल्डिंग टैक्स। तो ये जो टैक्स वो काट लेता है ना, एडवांस में काट लेता है। सैलरी आई, 1 महीने की सैलरी आई, और सैलरी पे उसने जनाब 30,000 पे जो 12 लाख की जो सैलरी जो ले रहा है, तो हर महीने ना उसका वो टैक्स काट रहा है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देता है कि 30,000 उसका टैक्स था, उसको 12 पे डिवाइड करेगा और उसको 2500 मंथली जो है ना वो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी से काटना शुरू कर देगा। और उसके बिहाफ पे ये जो टैक्स है अहमद के बिहाफ पे वो जो है वो पे कर देगा किसको, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। कितना, 2500 रुपया। तो 2500 ये रेवेन्यू पे करेगा, तो ये टैक्स विद होल्ड हो गया है। ठीक है, उसने सोर्स से ही, उसने सोर्स जो था जब सैलरी आई उसने साथ ही भाई 2500 काट लिया, विद हेल्ड कर लिया, भाई पहले ही तुम ले लिया। अब वो कर दिया उसने पे किसको, एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पे कर दिया। तो इस तरीके से ईयर एंड पे जब हम जाएंगे तो अहमद का टैक्स तो ऑलरेडी पे हो चुका होगा 30,000। ठीक है, तो पीछे कुछ पेएबल बचेगा ही नहीं। इसको कहते हैं विद होल्डिंग ऑफ टैक्स। और ये एफबीआर को ऑलरेडी पे हो जाता है, बजाय इसके कि अहमद साल पूरा सैलरी ले और साल के एंड पे जाके 30,000 जो है वो एक ही दफ़ा पे करें। अहमद के लिए भी बर्डन हो जाएगा और चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो एम्प्लॉयर उसके बिहाफ पे वो 2500 काटता है और जाके हर महीने एफबीआर में वो विद होल्ड टैक्स जो है वो सबमिट पे करता है। और ये सबसे कॉमन मेथड है पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करने का। सबसे इजी, सबसे कॉमन मेथड जो है वो ये टैक्स है। ठीक है, तो ये था जनाब आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने आज सीखा क्या है, हमने सीखा है कि बुक प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम दोनों डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इनकी सेम नहीं होती और हमें एक ब्रिज बनाना पड़ता है दोनों के दरमियान में, ताकि हम टैक्सेबल इनकम और बुक प्रॉफिट को जान सकें और इन दोनों में जो मिस मैचेस हैं, जो मैच नहीं हो रहे, वो ब्रिज की सूरत में बने। अब यहाँ पे की डेफिनेशन आपने जो आज के लेक्चर में पढ़ी है, वो पर्सन क्या होता है, टैक्सेबल पर्सन होता क्या है, वो आपने पढ़ा। वो जो हमने मिसाल दी थी कि मैं खाली एक इंडिविजुअल जो है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, कंपनी भी है वो टैक्सेबल पर्सन ही कहलाएगी। और डिफरेंट मैंने एग्जांपल्स दी थी। और टैक्स ईयर क्या होता है, टैक्स ईयर होता है एक साल, वो जो को हमने वो जो टाइम लाइन दिया, जैसे आपका नॉर्मल साल जो है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक ख़त्म होता है, लेकिन टैक्स ईयर में ये जुलाई से जून में चलता है। रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान में वो होता है जो 183 और मोर डेज पाकिस्तान में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ हमने इनकम टैक्स पढ़े, वो सैलरी, वो इनकम, वो जो कंपनी से आता है, ये वो हमने पढ़े, सोर्स, अदर सोर्स, वो 5 हमने जो पढ़े वो आप दोबारा ऊपर देख लें, वो 5 इनकम टैक्स हैं। ठीक है, फिर हमने बेसिक टैक्स की कैलकुलेशन को किया और विद होल्डिंग टैक्स को समझा। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो क्या होता है, और ये थोड़ा सा हमने जो आपने ना कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हम आपको देंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इनकम टैक्स से हमने शुरू किया और हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएं कि ये होती क्या हैं चीज़ें। ये सारी आपने अच्छे तरीके से समझनी है, आपने इनको देखें, बड़े स्पेसिफिकली इनको लेके चलना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पाकिस्तान में टैक्सेशन ऐसी चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें कोई भाम, कोई इधर उधर आप कर ही नहीं सकते। टैक्सेशन हमको पढ़ना ही पढ़ना है, हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे समझना है। ठीक है, मैं आपको बहुत सादा जुबान में समझा रहा हूँ, आपके लिए समझना ज़्यादा ईजी होगा। हर वो बंदा जो अब यहाँ क्या है, लोग इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, लोग समझा नहीं रहे कि टैक्स होता क्या है। तो हम कोशिश करें आपको सादा जुबान में समझाने की, इसको समझें। ठीक है, इसको देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में होगा, उसमें हम डीप डाइव करेंगे कहाँ, सैलरी, हेड ऑफ इनकम, अलाउंस, पर्क्स, एग्जम्पशंस और मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पे हम जाएंगे।
ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर आपके समझने के लिए। ठीक है, इसमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और हमने सपोर्ट बटन अपने होम पेज चैनल पे डाला हुआ है, तो उसमें आप पेपाल से जाके आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब नीचे जो है ना, हम आपके लिए एक छोटी सी चीज़ रखते हैं कि अगर अहमद अर्न करता है 20,000 पर मंथ फ्रॉम रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वट वुड बी हिज न्यू टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अहमद को आप ऊपर मैंने बताया कि 12 लाख उसकी सैलरी है। ठीक है, 12 लाख, अब उसको 20,000 रुपया मंथली रेंटिंग से, रेंटिंग प्रॉपर्टी जो है ना, वो कोई दुकान है, वो कोई घर है, उसने रेंट पे दिया हुआ है, 20,000 उसके भी इनकम आ रही है। ठीक है, तो उसकी नेट टैक्सेबल वो टैक्सेबल इनकम क्या होगी, ये आपने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। तो बताइए मुझे कि अहमद को अगर 20,000 रेंट मिल रहा है तो उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये हल कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं अगले लेक्चर में समझ सकूं कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा लेके चल रहे हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप जो है वो पेपाल से हमारे इस चैनल में हिस्सा डालिए, हमारी इस कोशिशों को आगे लेकर जाइए, हमें बताइए कि हम आप लोगों के साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन था। दोबारा मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में, नए लेक्चर में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा हमारा चैनल सुफियान फारूक व्लॉग्स, अगर आप एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं तो आप उस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी नए नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।